Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 18th July 2022. इस वीडियो में हम आज के important articles कवर करेंगे. The first article that we're going to talk about is a separate law for bail. This is important to understand the polity. And then we'll talk about Supreme Court's ecological sensitive zones notification. Well, this article is very important from environment point of view. GS paper 3 point of view से हमारा ये article काफी important हो जाता है. So let's begin with this video. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं about a separate law for bail. सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये अर्ज किया है कि एक न्यू लॉ लेकर आना चाहिए विच विल बेसिकली सिंप्लीफाई एंड विल स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ बेल. जब बेल की बात आती है तो बेल के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक सेपरेट लॉ की जरूरत है. दिस इज समथिंग दैट हैज बीन अर्ज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. इसीलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग अ सेपरेट लॉ फॉर बेल, प्रेजेंट लॉ के अंदर क्या प्रोविजंस हैं बेल को लेकर, कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस दिए हैं, दैट विल अंडरस्टैंड. और वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे इस तरह सेपरेट लॉ फॉर बेल, उस कंट्री के लॉ से कुछ सीखेंगे कि वहाँ पे किस तरह बेल मिलती है. तो विल कवर दिस टॉपिक इन डिटेल विच इज अ सेपरेट लॉ फॉर बेल. तो कमिंग डाउन टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन अ माइंड, व्हाट इज द नीड फॉर अ न्यू लॉ. देखें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें एक 2021 में एक रूलिंग आई थी ऑन द गाइडलाइंस फॉर कंसिडरिंग बेल फॉर ऑफेंसेस अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. तो ये 2021 की रूलिंग जिसके अंदर जो बेल जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर बेल मिल रही है अंडर सीआरपीसी, उसे लेकर कुछ गाइडलाइंस दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में उन रूलिंग्स को, उन गाइडलाइंस को थोड़ा और क्लैरिफिकेशन इशू किया है. कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि अरेस्ट इज अ ड्रैकोनियन मेजर एंड दैट शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली. किसी को भी अरेस्ट करना ये कोई आम बात नहीं, इज अ वेरी ड्रैकोनियन मेजर और इसको लिमिटेड तौर पे यूज करना चाहिए. ऑल्सो इट हेल्ड दैट बेल कंटिन्यूज टू बी द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन. अब आर्टिकल 21 अगर हम देखें, राइट टू लाइफ में एक बड़ा टचस्टोन है. इट सेज दैट बेल एक रूल है लेकिन जेल अल्टीमेटली एक्सेप्शन बन जाता है. वहां पे जो आर्टिकल 21 है वो खत्म हो जाता है. सो इट हाईलाइटेड द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी. जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. Until that, arrest should not be, it should be used, sparingly. Article 21, एक जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते तब तक ये प्रिज्यूम करके चलना होगा दैट दे आर इनोसेंट. जो अनवारंटेड अरेस्ट होते हैं, दे बेसिकली कैरिड आउट इन वायलेशन ऑफ सेक्टर 41. सेक्शन 41 बेसिकली एम्पावर्स पुलिस टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट. फिर 41 ए आता है, इट डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पुलिस. लेकिन अगर हम हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखें, सो द प्रोसेस विच इज पनिशेबल, जो प्रोसेसेस हैं वो अपने आप में एक पनिशमेंट बन जाती है. अदरवाइज ये एक प्रोसेस है कि कोई जब अनवारंटेड आपने कोई अरेस्ट किया है, आपको उनको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है, लेकिन ये प्रोसेस में ही हम ये मानते चलते हैं कि ओके द पर्सन इज गिल्टी. सो द प्रोसेस बिकम्स पनिशेबल इन इंडिया. वेरएज अगर हम इंडिया में जेल्स देखें तो जेल्स आर फ्लडेड विद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जिनका भी ट्रायल चल रहा है. एंड बेल इज स्टिल टफ टू गेट. अभी भी बेल को लेके जो प्रोविजंस हैं दे आर वेरी टफ. एक बार अगर मिल जाए तो बहुत सारी कंडीशंस लग जाती हैं क्यूज के ऊपर. इवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इट रिमेन्स वेरी स्ट्रिंजेंट. देयरफॉर दिस लाइन इज वेरी ट्रू. Chief Justice Ramana observed this, that in our criminal justice system, the entire process of getting justice, that becomes a punishment itself. And presently our jails are having mostly the under trial prisoners.
सो वाई बेल गेटिंग बेल इज सो टफ? प्रेजेंट लॉ के अंदर बेल को लेकर क्या है, देखे। इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो कि बेल से डील करता हो, जो कि बेल को डिफाइन करता हो। बेल से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो सीआरपीसी में ही मेंशन्ड हैं, और जो पनिशमेंट्स हैं वो आईपीसी के अंदर मेंशन्ड हैं। सीआरपीसी जो ऑफेंसेस हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंसेस वो होंगे जिनके लिए आपको बेल मिल सकती है, यू कैन क्लेम बेल, दैट्स योर राइट टू क्लेम बेल फॉर दैट। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो एक्यूज है, they cannot blame, they cannot claim bail as a right. Section 436, it simply states that bail is the right in bailable offenses. And पुलिस या कोर्ट जिसकी भी कस्टडी में accused हैं, they are bound to release the accused following or the furnisher of the bail bond. चाहे उसके लिए सिक्योरिटी की जरूरत है विदाउट सिक्योरिटी, लेकिन जिनकी भी कस्टडी में वो पर्सन है एक्यूज, चाहे पुलिस की कस्टडी में हो चाहे कोर्ट के पास हो, दे आर बाउंड टू रिलीज दैम। हालांकि नॉन बेलेबल के अंदर जो एक्यूज हैं दे कैन नॉट क्लेम बेल एज अ राइट, वहां पे भी लेकिन बेल मिल सकती है बट डिस्क्रिशन इज विद द कोर्ट। ऐसे केस में सेक्शन 437 भी आ जाता है, जो मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है टू डील विद प्लीज एंड टू एक्सेप्ट फॉर द ऑफेंसेस जो पनिशेबल है विद डेथ और द इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ। वहां पे मजिस्ट्रेट का रोल आ जाता है। सो द प्रोविजंस दे मैंडेट द कोर्ट टू कंसिडर ग्रांटिंग बेल टू एन accused below 16 years and someone who is sick or is a woman। तो इस प्रोविजन के थ्रू कोर्ट ऐसे एक्यूज जो कि 16 ईयर्स के बिलो हैं या फिर समवन हु इज सिक और इज अ वुमेन, उन केस के अंदर ये प्रोविजन मैंडेट करता है। सीआरपीसी ऑल्सो लिस्ट प्रोविजंस फॉर कैंसलेशन ऑफ बेल ऑल्सो। तो बेल कैंसिल भी हो सकती है, उसे लेकर भी सीआरपीसी के अंदर हमारे पास प्रोविजंस ऑलरेडी हैं। अब जो रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं, व्हाट आर दीज गाइडलाइंस? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि बेशक हम सीआरपीसी में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, बट स्टिल द नेचर ऑफ सीआरपीसी कंटिन्यूज टू बी द प्री इंडिपेंडेंस फॉर्म। इसमें आज भी अनवारंटेड अरेस्ट हैं, कटे जो कि आपकी जो लिबर्टी है उसे कटेल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस में यह भी स्ट्रेस किया गया दैट देयर इज नीड टू इंश्योर द ड्यू प्रोसीजर फॉर अरेस्ट। जो टाइम लिमिट भी डिफाइन करनी होगी जिसके बाद आप बेल की जो एप्लीकेशन है उनका डिस्पोजल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कोर्ट्स आर सेंटर टू कंसिडर इंट्रोड्यूसिंग एन एनैक्टमेंट इन द नेचर ऑफ बेल एक्ट। इस पूरे प्रोसेस को और सिंप्लीफाई किया जाए और स्ट्रीमलाइन किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में सेंटर को ये कहा है कि एक सेपरेट बेल एक्ट आना चाहिए। बेल एप्लीकेशंस हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 2 weeks except when the provisions mandate otherwise। तो विद इन 2 weeks के अंदर अंदर जो बेल एप्लीकेशंस है इनका डिस्पोजल होना चाहिए। बेल एप्लीकेशन अगर 2 weeks के अंदर डिस्पोज होगी तो इससे वो जो अंडर ट्रायल अरेस्ट है जो अपने आप में ये पूरा प्रोसेस पनिशेबल बन जाता है, वो यहाँ पे बेहतर हो पाएगा। नाउ एंटिसिपेटरी बेल में the plea has to be decided within 6 weeks। The court said that need not to be in any instance on bail plea while considering the plea under section 88, 170, 204, 209 of CRPC। देखो, आपको ये sections का नहीं पता होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है until and unless you have done the law। आपको सिर्फ दिक्कत पता होनी चाहिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सेपरेट बेल एक्ट लेकर आओ, किस तरह ये पूरा प्रोसेस अपने आप में एक पनिशमेंट बन जाता है। What is the need to simplify and streamline the bail? That is what is supposed to know। ये CRPC के sections although I have mentioned over here because I want to show you the credibility कि ये जो article जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये derive कहाँ से हो रहा है। But as far as your preparation is concerned, you should know, what is the issue with our, current criminal justice system? Why getting bail is so tough?
why we should simplify and streamline the bail process. सो गाइडलाइंस अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ कही गई है कि जो बेल प्रोस्पेक्ट्स हैं ऑफ अ पर्टिकुलर एक्यूज्ड दे आर सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस बिकॉज जो कोर्ट्स हैं वो टिपिकली दे टेंड टू गेट द रिमांड ऑफ द एक्यूज और बाय द प्रोडक्शन ऑफ द पुलिस और अफेयरेंस बिफोर इट इन रिस्पॉन्स टू अ समन और अ वारंट. तो अगर कोई भी समवन इज कंसिडरिंग बेल ओनली इफ द एक्यूज फाइल एन एप्लीकेशन, जब तक एक्यूज एप्लीकेशन फाइल नहीं करता तब तक उनको बेल नहीं मिलती. जो रिमांड है उसमें ले लिया जाता है पर्सन को. अब इन गाइडलाइंस की अगर फॉलो किया जाएगा तो जो एक्यूज्ड हैं दे कैन बी ग्रांटेड बेल ऑन द कोर्ट्स ओन डिस्क्रिशन इन सम सिचुएशन एज वेल. मतलब कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर भी बेल दे सकता है. फॉर इंस्टेंस सपोज देयर इज अ पर्सन प्रेजेंट इन द कोर्ट and is required to appear in the same or in another court later. So they can take a bond, ठीक है, under section 88 instead of remanding them in custody. Instead कि आप उसको remand में ले लें, you can take them a bond. Bail can also be granted when the court issue processes either summon to answer a complaint or a warrant to appear after the police files a charge sheet. अब ऐसे केस में it is committed by a magistrate for trial to a session court. So instead of getting under remand, bail bond के थ्रू ये चीज़ें हो सकती हैं. जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको ढेर करना पड़ेगा टू दीज सेक्शंस एंड दे शुड ऑल्सो adding that the action will follow any dereliction of the duty. It was also ruled that the non-compliance with section 41 and 41A at the time of arrest will entitle the accused to bail. ये एक नई चीज आ गई कि अगर आप सेक्शन 41 और 41A से कंप्लायंस नहीं करते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अरेस्ट, सो दैट विल एंटाइटल द accused टू बेल. सेक्शन 41 बेसिकली डील्स विद द अरेस्ट इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहाँ पे जो पनिशमेंट है दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज लेस देन 7 years. दैट इज सेक्शन 41. बट जब सेक्शन 41A आ जाता है, the procedure of the notice of appearance before the policeman in cases where arrest is not required, that is section 41A. अब notably क्या है कि यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर हैं they needed to require to record the reason for arrest and reason for not to arrest in writing. ये रूल है. और यहाँ पे बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी डायरेक्ट किया है, यूटीज को भी डायरेक्ट किया है दैट दे शुड फैसिलिटेट स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड अंडर सेक्शन 41 एंड 41A, ताकि जो अनवारंटेड अरेस्ट हैं वो हम अवॉइड कर पाए. Center has directed high courts to identify under trials who are unable to comply with bail conditions and they are present in the jail and take action so that you can facilitate their release. Because again, the principle is innocent until proven guilty. तो ऐसे पर्सन को अंडर ट्रायल में भी जेल में रखा गया है, अनवारंटेड अरेस्ट हो रहे हैं, ये सब हमारा राइट टू लाइफ जो है उसे अफेक्ट कर रहा है. Therefore, we need to simplify the bail law in India. अब यूके की अगर हम बात करें तो यूके का एक सेपरेट एक्ट है विच इज बेल एक्ट ऑफ 1976. ये एक्ट होल सोली गवर्न करता है कि किस तरह से बेल ग्रांट की जाएगी या फिर किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बेल को डिनाई किया जाएगा. दिस एक्ट रिकॉग्नाइजेस द जनरल राइट टू बेल एंड इससे क्या होगा कि जो इनमेट्स जो जेल में प्रेजेंट हैं उनका नंबर डिक्रीज होगा एंड बिना वजह जो जेल्स हैं वो क्लॉग अप नहीं होंगी. It mentions the presumption that an accused should be granted bail unless there is a justified reason to refuse it. आपके पास जब तक एक सॉलिड रीजन नहीं आता कि हाँ जी बेल क्यों नहीं देनी, उससे पहले आपको बेल देनी ही देनी पड़ेगी. It also, see, bail can be rejected अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे कुछ सब्सटेंशियल ग्राउंड्स हैं एंड दे बिलीव कि जो डिफेंडर है वो आगे आके सरेंडर नहीं करेंगे और दे कैन फर्दर कमिट एन ऑफेंस और दे विल इंटरफेयर विद द विटनेसेस अगर वो बेल पे रिलीज होते हैं, तो ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर बेल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है. The court has to give the reason
इन केस दे विदहोल्ड और दे ऑल्टर द बेल कंडीशन। तो अब सबकी रीजनिंग होगी, अगर आप बेल का जो कंसेंट है को उसके ऊपर आप उसे विदहोल्ड कर देते हैं तो। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, it would certainly take over not only the unwarranted arrest but also the clogging of bail applications। एक तो ये प्रॉब्लम जो कि अनवारंटेड अरेस्ट हो रहे हैं और जो बेल एप्लीकेशंस है वो लगातार डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में क्लॉग अप होती जा रही हैं, एज दे में इवन बी रिक्वायर्ड फॉर द ऑफेंसेस अप टू 7 years, उनकी भी यहाँ पे एप्लीकेशंस पेंडिंग है, जेल्स क्लॉग अप होती जा रही हैं। सो देर इज़ अ प्रेसिंग नीड राइट नाउ कि हम हमारे जो बेल लॉज हैं उनको रिफॉर्म करें, एंड इस तरीके की जो लो कन्विक्शन रेट्स जो हमारे पास आ रही हैं उनको कंसिडर करते हुए वी शुड नीड टू रिफॉर्म आर बेल लॉज। और जो डिटेंशंस हो रही हैं, बिना अनवारंटेड अरेस्ट रखे जा रहे हैं, अंडर ट्रायल अरेस्ट हो रहा है, आज की डेमोक्रेसी में ये एक ऐसा इंप्रेशन देता है दैट इज ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। इट्स क्रिएट द इंप्रेशन ऑफ द पुलिस स्टेट। डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा इंप्रेशन नहीं हो सकता, बिकॉज पुलिस एंड स्टेट, सिंस बोथ ऑफ देम आर कंसेप्चुअली ऑपोजिट टू ईच अदर, सो ये जो पुलिस स्टेट का जो नेचर निकलता है, कॉलोनियल माइंडसेट जो निकल के आता है, जेल्स क्लॉग अप होती जा रही हैं, जो बेल एप्लीकेशंस हैं वो पाइल अप होती जा रही हैं, इन सब को डील करने के लिए वी नीड अ सेपरेट बेल लॉ। Moving ahead, our next article is important from environment point of view also. It's an important regulation. It's Supreme Court's ecologically sensitive zone notification। तो अभी केरला स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज किया है दैट दे शुड एक्सक्लूड द केरला's ह्यूमन हैबिटेशन, farmlands and public institutions from the purview of ecological sensitive zone। कि ईएसजेड से, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से, केरला के जो ह्यूमन हैबिटेशंस हैं, फार्मलैंड्स हैं और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्सक्लूड किया जाए। तो ऐसी क्या नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की आई है विद रिस्पेक्ट टू द इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन? नाउ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है दैट वी नीड टू मेंटेन अ मिनिमम इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ऑल द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट विच इंक्लूड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कि कोई भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया अगर है उससे 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसके बाद उन सबको एक हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बना के रखेंगे। कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया है कि व्हेन अ पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड ईएसजेड गोज बियॉन्ड 1 किलोमीटर, उसकी वाइडर मार्जिन जो है दैट शुड प्रिवेल एज द जोन। अगर कहीं पे 1 किलोमीटर से ज्यादा भी अगर हो गया तो जो सबसे बाहर वाली जो मार्जिन होगी वो उस जोन को प्रिवेल करेगी। Apex Court has also noted that the ongoing activities, except the prohibited ones in ESZ, may continue with the permission of Principal Chief Conservator of the Forest। तो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए विद इन 6 months आपको जो परमिशंस हैं वो लेनी होंगी। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड हैं। सबसे पहले, आप वहाँ पे कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, आप सॉ मिल सेटअप नहीं कर सकते, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहाँ पे नहीं लगा सकते। वहाँ पे जो वुड है आप उसको कमर्शियली फायर वुड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। जो हजार्डस सब्सटेंस की प्रोडक्शन है वो यहाँ पे नहीं हो सकती। टूरिज्म एक्टिविटी लाइक ओवरफ्लाइंग द नेशनल पार्क एरिया बाय एन एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बलून, दैट इज प्रोहिबिटेड। And then discharge of effluent and solid waste to the natural water bodies or the terrestrial areas, ये भी prohibited है। After this, we need to understand that why Kerala is opposing the notification. See, Kerala has 25 protected areas, which basically include 18 wildlife sanctuaries, 6 national parks, and 1 community reserve. Now, most of their protected area have minimum prescribed ecological sensitive zone of 1 kilometer. And the Parambiculam Tiger Reserve, it has an ecological sensitive zone
of 10.09 kilometers in the southwestern boundary. Similarly, the Silent Valley National Park, they have the zone of 9.8 kilometer in the southern western boundary, followed by Chinmoni Wildlife Sanctuary, they have 9.5 kilometer on their western side. Shendureni Wildlife Sanctuary 6.5 kilometer, Wayanad Wildlife Sanctuary 4 kilometer, right? So, going by the code directions, some of their townships and human habitations, which were located close to these protected areas like Kumili, Kainavu in the Udiki, Bethreni in the Wayanad, they basically came under the ecological sensitive zone. So, that has stirred the hornet nest in the Kerala, where a regulatory mechanism on land and land use pattern would basically have political ramifications. Also, the state is worrying because the possible impact of Supreme Court's order is that is because of their landscape. 30% of land of Kerala is forested land. Western Ghats, they occupy 48% of the land. Moreover, there is also this network of lakes and canals जहाँ पे आपको wetlands भी मिल जाएंगे. And also there is 590 kilometer long coastline. अगर इन सबको हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के हिसाब से गवर्न करेंगे, जो प्रोटेक्शन लेजिस्लेशंस हैं वो लगाएंगे, तो बहुत ही कम स्पेस बच जाती है केरला के अंदर फॉर 3.5 करोड़ पॉपुलेशन टू ऑक्यूपाई. ऑल्सो वहाँ पे जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 900% पर स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज़ हायर देन द नेशनल एवरेज. और जो डेमोग्राफिक प्रेशर है ऑन द लैंड, इट इज़ अनयूजुअली हाई इन केरला. Therefore, Kerala state government apprehends that Supreme Court's notification can worsen the ground situation and it will adversely affect the interest of the state besides upsetting the lives of millions who are living in these protected areas. So, how did the Kerala made the earlier efforts to draft the ESZ notification? ना इससे पहले भी जब ड्राफ्ट ईएसजेड नोटिफिकेशन आई थी फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज जिसके अंदर मालाबार, इडुक्की, आरालाम, कोटियूर, शेंदुराय, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूड की गई थी. स्टेट गवर्नमेंट ने तब भी इन एरियाज को जहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी थी उनको एक्सक्लूड किया. गवर्नमेंट एंड क्वाजी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस थी वो एरियाज को एक्सक्लूड किया गया. पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको भी यहाँ से निकाला गया. And this marking of the ecological sensitive zone for the protected area that share forest boundary with the neighboring state was a peaceful affair because there was no human habitations in between. लेकिन जहाँ पे human habitations हैं वहाँ पे इसकी वजह से disruptions हो रही हैं. However, the Supreme Court's recent order has changed the picture and they have forced Kerala state government to relook the ecological sensitive zone because at least 10 protected areas which were earlier they are marked zero. अब इसे लेकर रिएक्शन क्या है? अब जो एपेक्स कोर्ट का जो डिसीजन आया है, जो ऑर्डर आया है, दिस केम आफ्टर द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट जिसको हम गडगिल रिपोर्ट भी कहते हैं. एंड दैट हैज रेडिकली इन्फ्लुएंस्ड द सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल नैरेटिव इन केरला. दो नॉट टू द लेवल ऑफ हाई पिच्ड पब्लिक अनरेस्ट, लेकिन जो प्रोटेस्ट हैं दे वर विटनेस्ड ड्यूरिंग द डेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द गडगिल रिपोर्ट. और अब अगर हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की बात करें, इट हैज ऑल्सो ट्रिगर्ड सम स्टेट वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट. जो केरला का कैथोलिक बिशप काउंसिल है, इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी. दे आर केटरिंग their special needs, for the apostolate in the Kerala, and they termed the Supreme Court's verdict as unfortunate. They fear that the order will upset the life of thousands settlers and farmers and people living in those forest fringes. And the forum also, apprehended that the court will effectively turn 4 lakh acres around 23 wildlife sanctuaries into the state into a buffer zone. And it will ultimately impact 1.5 lakh families. State government has also decided to explore the option of approaching to the central's empowered committee as directed by the Supreme Court in its order to convince the forum to need to maintain zero ESZ in the areas of human habitation. So that is the way forward only. See, providing exception and amending the notification can only address the issue of Kerala. Kerala government should approach Supreme Court
seeking exemption from 1 kilometer ecological sensitive zone scheme and to limit it to zero wherever it is needed. Now, because 30% of Kerala's land is forested and Western Ghats, they are 48% in that state. So already the habitation है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा affected है because of this. And now with this ESZ notification, these rules, it will further displace people living in a particular region, and this will cause a huge instability in the region, and this can even lead to demographic ramifications. So therefore, it was important for us to discuss this article. That is all for this video. आज की वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.